ये समझने की बात है। फिलहाल उद्धव ठाकरे के जो शिवसेना के साथ में है संजय राउत, वो क्या कुछ कहते हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। नाराजगी नहीं है, आपने देखा कोई नाराजगी नहीं है, सब ऑल वेल ऑल वेल। तो उद्धव ठाकरे को सीटें मिली हैं, शिवसेना को 21, तो ऑल वेल है निश्चित तौर पर। फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे आपका तारुफ करा दें। हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हुए हैं। एसएन सिंह साहब, बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ विजय कौशिक जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। विजय कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ विनोद मिश्रा, हमारे कंसल्टिंग एडिटर, जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है विनोद जी आपका। विनोद जी, कांग्रेस के अगुवाई में कोई एक समय था कि उसकी अगुवाई में गठबंधन बना करते थे और उसके साथ ही साथ जो तमाम दल थे वो उसको सपोर्ट करते हुए नजर आते थे। अब ऐसा लगता है कि कांग्रेस किसी भी राज्य में सेंट्रल पोजीशन में या लीडिंग पोजीशन में नहीं दिखाई देती है, और शायद यही उसके लिए भी चुनौती है और क्षेत्रीय दलों के लिए भी। निखिल, जब आप नेताओं की प्रतिक्रिया दिखा रहे थे अपनी रिपोर्ट पे, तो आप कांग्रेस के एक नेता की प्रतिक्रिया आप सुनिए जी, और वो किस तरह से गंभीरता से अपनी बात रखते हैं कि मुंबई की जो सीटें थी, जो पारंपरिक सीटें थी जिसे कांग्रेस लगातार जीतती रही है, वो सीटें इस बार कांग्रेस के बदले शिवसेना उद्धव को दिया गया। तो आप ये कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखिए और उधर आप कांग्रेस नेतृत्व की बेचारगी देखिए, दोनों चीज आपको साथ साथ दिख रही है। तो पूरे देश में ऐसे हर राज्य में आप चले जाइए तो कांग्रेस के ये नेतृत्व का जो भी फैसला हुआ हो दिल्ली में बैठ के, लेकिन वहां अगर लोकल लेवल पे जाइए तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की नाराजगी उसी तरह है जैसे आपने अभी मुंबई के एक नेता की आपने प्रतिक्रिया दिखाई है। सवाल ये है कि आप देखिए कि कल से प्राइम मिनिस्टर मोदी तमिलनाडु के दौरे पे है। कल उनका आपने जो रोड शो देखा होगा, ये भव्य रोड शो एक नया एक राजनीतिक एक समीकरण की बात आपको वहाँ पे दिखा रहा है पूरे देश में। जो राजनीति अभी तक उत्तर और दक्षिण की बात हो रही थी, वहाँ सीधे सीधे बीजेपी इस बार तमिलनाडु में डीएमके को एक मुकाबला देने के लिए, और कह सकते हैं कि उनको एक तरह से आप डिफीट देने के लिए वहाँ एक उस उत्साह से वहाँ पे चुनाव लड़ रही है। और वहां आप ये देखिए कि वही डीएमके है जिसके साथ में कांग्रेस का अलायंस है, जो 50 साल पहले कांग्रेस को अगर डीएमके ने तमिलनाडु से विदा किया तो आज तक वहां आ नहीं पाए। यही हाल आप तमिलनाडु से अगर आप उत्तर भारत की तरफ आए तो आप बिहार में देख लीजिए, वही आरजेडी है जो कांग्रेस को वहां से उखाड़ फेंका था लालू यादव ने, और आरजेडी के साथ में कम से कम 25 साल से कांग्रेस अभी अपना अलायंस किसी न किसी रूप से करती रही है। सपा का आप देख लीजिए कि मुलायम सिंह के दौर से लेके अब तक कांग्रेस किसी न किसी रूप से सपा के साथ में अलायंस में है। आप चले जाइए बंगाल में, चले जाइए, वो टीएमसी के साथ में है और नहीं है, इसके बीच में उनके पॉलिटिक्स जो है हर बार एक अलायंस में बनता है बिगड़ता है। और ये सारे चीजें आपको दिखा रहा है कि जो आप अपनी रिपोर्ट में बता रहे थे कि ये मजबूरी है या जरूरी है। अगर गठबंधन नहीं जरूरी थी तो कांग्रेस को हर जगह पे जो एक तरह से एक सेक्रीफाइस करना पड़ा है, चाहे आम आदमी पार्टी के साथ में हो, सपा के साथ में हो, चाहे आप आरजेडी के साथ में हो या महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के साथ में हो, इन सारे चीजों में आप देखें तो कांग्रेस नेतृत्व पे एक सवाल जरूर हर कार्यकर्ता कर रहा है कि कांग्रेस कहाँ है। जी, निश्चित तौर पर यह सवाल किए जाएंगे कि कांग्रेस कहाँ है। कांग्रेस के प्रवक्ता नेता हमारे साथ विजय कौशिक जी मौजूद है। विजय कौशिक जी, ये सवाल जरूर पूछा जाएगा कि कांग्रेस कहाँ है। कार्यकर्ता आपके ये सवाल पूछ रहे हैं कि हम नाराज हैं, कांग्रेस कहाँ है। आखिर क्या इतनी मजबूरी थी कि जिन क्षेत्रीय दलों ने आपकी पार्टी को तमाम उन राज्यों की फहरिस्त, अभी आप देखिए चाहे वो उत्तर प्रदेश की बात हो, समाजवादी पार्टी ने किया, आरजेडी की बात, बिहार की बात करें, तमाम वो पूरी एक लंबी फहरिस्त है। आपको जिन दलों ने हाशिए पर लेकर आए, ऐसी क्या मजबूरी है कि आप बीजेपी को हराने के लिए इतने आकुल दिखाई देते हैं कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जा रही है? देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि देश भर में जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं कहीं ना कहीं गठबंधन की राजनीति को लेकर दुखी हैं, परेशान हैं। वो भी उन जगहों पर जहां हम हर तरह से मजबूत हैं, वहां भी गठबंधन के चलते सीटें दूसरे दलों को देनी पड़ी। आपने आम आदमी पार्टी का भी जिक्र किया था, अभी हरियाणा दिल्ली के अंदर उन्होंने 3 सीटें कांग्रेस के साथ शेयर की हैं और बदले में 2 अन्य राज्यों में सीटें ले ली। लेकिन एक राज्य और है जहां उन्होंने हमसे एक सीट ली है, वो है हरियाणा। जी, जबकि हरियाणा में आम आदमी पार्टी का कोई आधार नहीं है, फिर भी हमने की है। अब सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। कांग्रेस पार्टी में माननीय राहुल गांधी जी और मल्लिकार्जुन खड़गे जी और सोनिया गांधी जी के नेतृत्व में इन सब मुद्दों पर गहन चिंतन हुआ था
जैसे आपने बताया समाजवादी पार्टी का मुद्दा है संविधान बचाने का, कि संविधान, लेकिन हमारा जो मुद्दा है वो देश को बचाने का है। देखिए संविधान भी तभी बचेगा, कांग्रेस भी तभी बचेगी, कोई दूसरा विपक्षी दल भी तभी बचेगा, ये जितना भी जो देश की व्यवस्था है तभी बचेगी जब ये देश बचेगा। अगर देश को चौपट कर दिया मौजूदा सरकार ने बिल्कुल बुरी तरह से, तो कोई भी पार्टी अगर सत्ता में आएगी तो क्या कर लेगी देश के लिए, कुछ नहीं कर पाएगी साथ। बड़ी सबसे बड़ी बात यह है कि मोदी जी 2024 की सत्ता अच्छा, को देश और संविधान खतरे में कैसे है विजय जी, थोड़ा ये भी बताते चलिएगा दर्शकों को, क्योंकि ये बड़ा एक एम्बिगुअस सा सवाल होता है जब कहते हैं कि देश और संविधान खतरे में है। आपके पिताजी ने आपको 500 गज का मकान दे दिया और एक बिजनेस दे दिया चलाने के लिए कि बेटा इनकी देखरेख और इनको आगे बढ़ाना है, इनकी मरम्मत रखनी है। अब आपने क्या किया, उस 500 गज का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बिल्डर से कर लिया, उसने उस पर 5 फ्लोर बना दिए, बदले में आपने 2 फ्लोर तो उसे दे दिए बिल्डर को और 2 फ्लोर अपने निजी लाभ के लिए बेच दिए, रह गया आपके पास 1 फ्लोर। और ये स्थिति आ जाएगी कि एक दिन आप उसी मकान में किराएदार हो जाएंगे। इसी तरीके से जो बिजनेस आपको मिला वो आपने कर्जा ले लेकर कर्जा इतना बढ़ा लिया कि भी उसका ब्याज में आपका सारा बिजनेस जो है सड़क पर आ गया। तो जब आपका संस्थान नहीं बचा तो आप कहां से बचेंगे। माननीय मोदी जी ने वही किया। आज देश के ऊपर चाहे 205 लाख करोड़ के कर्जे की बात हो, वर्ल्ड बैंक ने चेतावनी दी है कि आज जो बेरोजगारी दर है भारत में वो अंग्रेजों के समय को भी क्रॉस कर गई है। यानी कि अंग्रेज हमारे देश के दुश्मन थे, उनसे भी बड़े दुश्मन आज की मौजूद सत्ताधारी लोग हैं जिनके राज में बेरोजगारी दर इस रिकॉर्ड स्तर। क्या कांग्रेस के समय में कर्ज मुक्त थे हम, ये सब बताते चलिएगा। ये भी बता देता हूँ, पिछले 70 साल में देश के ऊपर कर्जा हुआ था 55 लाख करोड़ का। यानी कि कांग्रेस राज के समय में ज्यादा से ज्यादा 20-30 लाख करोड़ कर्जा हुआ होगा और एकदम 205 लाख करोड़। और मैं एक बड़ी सीधी बात बता रहा हूँ, आरबीआई ने क्वेश्चन किया है कि भाई अगर आपकी ग्रोथ हो रही है तो रोजगार क्यों नहीं मिल रहा आपके देश में। ये सारे आंकड़े मैं बिल्कुल आपको रोक नहीं रहा हूँ, लेकिन ये आंकड़े कहां से आप लेकर आए मुझे नहीं डरा हुआ है। सुनिए, आरबीआई डरा हुआ है। आरबीआई ने पिछले दिनों चिंता व्यक्त की है। उसने कहा है कि शेयर बाजार में ये जो तेजी दिखाई दे रही है ये एक नकली तेजी है, ये एक बबल है, कभी भी फूट सकता है। और इन बढ़े हुए रेटों पर बैंकों ने जो कर्जा दिया, ये आरबीआई से कहा, आरबीआई में किसने स्टेटमेट दिया है विजय जी, आरबीआई में किसने स्टेटमेंट दिया है कि ये बबल हो सकता है और आरबीआई डरा हुआ है? सुनिए ना, ये अखबारों में स्टेटमेंट है आरबीआई की तरफ से। मैं आपको वो कहूँ तो मैं आपको दिखा दूंगा, मेरे पास रिकॉर्ड रहता है सारा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब आप कह रहे हैं तो मैं मान ले रहा हूं कि ये सारे स्टेटमेंट से। अब इसका जवाब ले लेते हैं एसएन सिंह से। ठीक है जी। निखिल जी, जब कोई राष्ट्रीय पार्टी जो देश में लंबे समय तक हुकूमत की हो और जब उसकी नाव डूबने लगे तो कुछ भी कहने के लिए तैयार हो जाता है, मरता क्या नहीं करता। अरे भाई, इनसे पूछा आपने कि क्षेत्रीय दलों पे क्यों इतना आश्रित हो गए? वही क्षेत्रीय दल जो आपसे टूट कर जाके अलग बने, जो जिन्होंने कहा कि ये भ्रष्टाचारी हैं, चाहे टीएमसी हो, एनसीपी हो, किससे निकली हुई हैं? आपसे निकली हुई आम आदमी पार्टी किसके खिलाफ अपनी पार्टी को खड़ा किया? आपके खिलाफ खड़ा किया। तो उस पे ये नहीं गए, ये चले गए इधर उधर की बातें करने। ये पूछा जा रहा है, क्यों पूछा जा रहा है? क्योंकि जितने दल नहीं, वो तो यही कह रहे हैं एसएन सिंह साहब, ये कह रहे हैं कि दरअसल स्थिति इतनी खराब हो गई है कि उनको उन्हीं लोगों के साथ में गठबंधन करना पड़ रहा है जो उनके साथ कभी राजनीतिक विरोधी थे। नहीं, देखिए वो क्यों करना पड़ रहा है। आप देखे होंगे जितने खूंखार जानवर होते हैं, मनुष्य नहीं, वो पशुओं में भी ऐसी प्रवृत्ति पाई जाती है जब लगता है कि उनका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। सुन लीजिए, अरे मैं बीच में बोला नहीं, सुन लीजिए, बहुत अच्छी बात बताओ। ये एक नैसर्गिक प्रक्रिया है। जब आदमी को लगता है कि हमारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा तो मरता क्या नहीं करता। ये तो दादा परदादा की कहावत है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। और हालात ऐसे हो गए हैं कि आप आम आदमी पार्टी जो इनके 400 पेज के भ्रष्टाचार को लेकर घूमती थी, आप उसके चरणों में गिरे हुए हैं। जो एनसीपी, जो टीएमसी आपके खिलाफ में बनी, उसके चरणों में गिरे हुए हैं। जो समाजवादी पार्टी, जब सोनिया गांधी जी को प्रधानमंत्री बनने की बात आई तो उन्होंने कहा कि तो विदेश की पार्टी है और जीवन भर विदेश की पार्टी रहेगी। भाई, जिसको अंग्रेजों ने बनाया तो उन्होंने कहा कि क्या गलत किया, उसको हम कभी समर्थन नहीं देंगे, उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गए। और मैं तो कहूंगा निखिल जी, हालात ऐसे हो गए हैं कि जो लोकसभा और राज्यसभा में जो विपक्ष की कुर्सी होती है ना, कुर्सी भी समाप्त हो गई है। तो अब ये जान रहे हैं कि हम पूरी तरह से समाप्त हो रहे हैं। तो फिर वही कहावत, मरता क्या नहीं करता। अब इन्होंने कहा मोदी जी ने क्या किया। भाई, मोदी जी ने तो इतना सुंदर कार्य किया है, आपके लिए तो कार्य किया नहीं,
आप जो कार्य करते थे, संस्थाओं को बेचने का कार्य आप करते थे, संस्थाओं पे जो कर्ज बढ़ाने का कार्य आपने किया। मोदी जी ने देश की अर्थव्यवस्था को, अब सुन तो लीजिए, विजय जी आएंगे, विजय जी आ रहे हैं आपके पास, बताऊंगा विजय जी आपके पास, विजय जी मैं तर्क सहित आपको बताऊंगा। विजय जी क्या होता है, जब आप कोई भी कार्य कराने जाएंगे, जब बॉर्डर पे 17 कॉरिडोर बनाएंगे, जो बड़े बड़े एक्सप्रेसवे बनाएंगे, जब रैपिड रेल बनाएंगे, जब डिफेंस कॉरिडोर बनाएंगे, जब अमूल की फैक्ट्री लगाएंगे, जब नोएडा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाएंगे, जब बुनियादी ढांचे में विकास करेंगे, तो निश्चित तौर पे देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी और खर्च भी बढ़ेगा। लेकिन देश की अर्थव्यवस्था कैसे बढ़ रही है? अगर हम विकास कर रहे हैं तभी ना। और कोई सरकारी या विदेशी एजेंसी नहीं, पूरी दुनिया के लोग आज भारत की तरफ अच्छे मन से देख रहे हैं कि भारत एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़ा। लेकिन ऐसे सोच के लोग, ऐसे कांग्रेसी सोच के लोग, ऐसे समाजवादी पार्टी के सोच के लोग, जिनको सत्ता प्यारी है, वो सत्ता के नाते निखिल जी कुछ भी झूठ बोलते हैं। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जनता सबसे बड़ी, निखिल जी 10 सेकंड, जी जी, जनता सबसे बड़ी वो होती है कि वो तय करे कि कौन अच्छा कौन बुरा। अभी 5 राज्यों का चुनाव होता है, जनता किसको मत देती है? 2014 में किसको मत देती है? 19 में किसको मत देती है? उत्तर प्रदेश में 17 में किसको देती है? 22 में किसको देती है? देश में आज और प्रदेशों में किसकी सर्वाधिक सरकार है? उसकी जो विकास का कार्य कर रहा है। ऐसे मोदी जी जो गरीब कल्याण की योजना चला रहे हैं, आपको तकलीफ ये हो रहा है कि आप जो तुष्टीकरण का कार्य करते थे, वो तुष्टीकरण का कार्य नहीं हो रहा। आज सबका साथ सबके विकास का कार्य हो रहा है। आप बताइए, आपने 70 साल में जितना कार्य किया, इस 10 वर्ष में उससे 10 गुना अधिक हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, तो खर्च होगा। ठीक है, एसएन सिंह जी आपको पॉइंट आ गया। विजय कौशिक जी ये कह रहे हैं कि दरअसल देश बचाने की बात नहीं है, पार्टी बचाने की बात है, सत्ता बचाने की बात है। अब लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं, हाशिए पर पहुंच गई कांग्रेस पार्टी, इसलिए ये सब लोग मिलकर मोदी के खिलाफ लड़ रहे हैं। आपको एक बात याद होनी चाहिए कि एक समय ऐसा आया था, इस देश की सरकार को देश का सोना विदेशों में गिरवी रखना पड़ा था देश को चलाने के लिए। लेकिन एक बात उस समय भी थी और आज भी है कि उस समय भी देश के आरबीआई के रिजर्व फंड से किसी भी सरकार ने पैसा नहीं निकाला था। ऑन रिकॉर्ड है, 70 सालों में किसी भी सरकार की ऐसे बुरे दिन नहीं आए कि उसे आरबीआई के रिजर्व फंड से पैसा निकालना पड़ा हो। मोदी सरकार ने 2 बार कई लाख करोड़ रुपए आरबीआई के उस रिजर्व फंड से निकालकर, तो इसकी वजह से आपने दूसरे दलों से हाथ क्यों मिला लिया? सवाल जो मूल सवाल है जी, उस पर भी आइएगा थोड़ा। जी जी, देश के हालात हम ये मानते हैं कि बहुत खराब है, देश की अर्थव्यवस्था कभी भी डूब सकती है, देश हर मोर्चे पर परेशान है, घिरा हुआ है और जूझ रहा उन परिस्थितियों से जिसमें लोगों के पास मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। ये दावे के साथ कह रहा हूँ, महंगाई बड़ी, बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे, लोग अपना गुजारा नहीं कर पा रहे, लोग इतनी खराब आर्थिक स्थिति में है केवल मोदी सरकार की नीतियों के कारण। ठीक है, अगर शेयर बाजार में दाम, चलिए ये जो आपकी बात है ये आम लोग सुन रहे हैं। ठीक है निखिल जी 10 सेकंड दीजिए भाई। राहुल गांधी जी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं, शेयर बाजार में अपना पैसा लगा रहे हैं, उनको मना कर देना चाहिए। इनको मना ही नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो जान रहे हैं कि देश के हालात बहुत अच्छे हैं, पूरे देश के लोग जान रहे हैं। लेकिन हमेशा से भारत को कमजोर मानने वाले भाई, जब भारत को वीटो पावर मिल रहा था, विजय जी लड़ाई के लिए बैठे हैं क्या? विजय सुनिए, अरे विजय जी सुन तो लीजिए। अरे जवाब नहीं देते आप। विजय जी आप सुनिए तो, अब सुनिए घोषणा पत्र विजय जी आएंगे आपके पास। अरे विजय जी आएंगे आपके पास। विजय जी आएंगे आपके पास, मैंने मना नहीं किया। विजय जी मैंने मना नहीं किया कि नहीं आएंगे, एक एक करके बोलिए ना। इन्होंने कहा कि नहीं चाइना को दे दिया जाए, जब अगर कोई द्वीप दे देते हैं, कश्मीर दे देते हैं, तब भी कहते हैं कि नहीं वो हालात ऐसे थे कि दे देना चाहिए, हम कमजोर हैं। जब कश्मीर दे देते हैं जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर है, तब भी कहते हैं कि नहीं भारत कमजोर था, इस नाते चला गया। चाइना को जब 30,000 वर्ग किलोमीटर जमीन दे देते हैं, तब भी कहते हैं हम इस नाते दे देते हैं कि भारत कमजोर था। हमेशा आपको भारत कमजोर क्यों लग रहा है? पूरी दुनिया कह रही कि अर्थव्यवस्था में सबसे अच्छी अर्थव्यवस्था। विजय जी बीच में मत बोलिए, हम आपके पास आएंगे। बढ़ता हुआ विकास करता हुआ भारत, दुनिया भारत के तरफ सकारात्मक नजरिए से देख रही है। और कांग्रेस जो अंग्रेजों की बनाई हुई पार्टी हो, अभी नकारात्मक सोच के साथ चली, तो यही तो कहा जा रहा है। इसी नाते देश की जनता ने आपका साथ छोड़ा। हमारे वैज्ञानिक, हमारे तमाम जो देश के लोग हैं, वो दुनिया में जाकर भारत का नाम कर रहे हैं और इनके नेता जाकर विदेशों में भारत को बदनाम कर रहे हैं। और इनको देखिए चैनल पर बैठ के बदनाम कर रहे हैं। अरे सुंदर भारत, बहुत ही मजबूत भारत, और ऐसा भारत जो 120 देशों को कोरोना कालखंड में मदद करता है, 108 देशों को रक्षा आयुध निर्यात करता है।
आज रक्षा आयुध जो हम इंपोर्ट करते थे आज एक्सपोर्ट करने का कार्य करते हैं। आज यही तो भारत है, ये बदलता हुआ। चलिए विजय जी जल्दी से, विजय जी जल्दी से आप बोलिए, विजय जी जल्दी से बोलिए। लेकिन ये बात जो आपने कही कि आज स्थिति यह है कि जो भारत के नागरिक हैं वो मरने की कगार पर हैं, ये कुछ गले उतरा नहीं। ठीक है, आप विरोध करें, लेकिन शायद ये दर्शक भी सुन रहे होंगे, वही डिसाइड करेंगे कि सचमुच क्या ऐसी स्थिति है। चलिए आप अपनी बात रखिए जी। बिल्कुल ऐसी स्थिति है, कर्ज लेकर घी पीने से ना देश का भला हुआ ना जनता का भला हुआ। जनता की आंखों में धूल झोंकी जा रही है। कोरोना वैक्सीन एक घोटाला थी। ये कौन तय करेगा, ये कौन तय करेगा? चलिए जनता मूल्यांकन में एसएन सिंह जी बीच में मत बोलिए, उनको खत्म करने दीजिए। ये बीच में बोल रहे थे इसलिए। कोई बात ने चंदा लिया। उस वैक्सीन कंपनी से मोदी जी ने चंदा लिया। टनल बनाने वाली कंपनी को ठेका दिया तो चंदा लिया। अरे मारुति में आपका शेयर, एंडरसन के साथ आपका शेयर, पूरी दुनिया में पॉइंट पे चर्चा नहीं कर रहे, भारत में आप लोग पॉइंट पे चर्चा नहीं कर रहे। मैं मेरे पास समय बिल्कुल समाप्त हो चुका है। अगर कोई पॉइंट आपको रेस करना हो विजय जी, कोई पॉइंट रेस करना हो विजय जी। जी अगर ये कोई भी देश मजबूत जब होता है जब देश की जनता मजबूत हो। आज देश की जनता आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है, आपका पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। आर्थिक रूप से कमजोर है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, इसलिए आप लोगों ने गठबंधन में रखा। कोई बात नहीं, आप दोनों लोग मत बोलिए। मुझे बहुत जल्दी से जाना है विनोद मिश्रा के पास। विनोद मिश्रा जी, क्या ऐसी खराब आर्थिक स्थिति है, संविधान खतरे में है, देश खतरे में है, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को अपने ही विरोधी दलों से, जो कभी उनके विरोधी दल थे, उनके साथ हाथ मिलाना पड़ा है? और इससे बदल क्या जाएगा? क्या संविधान बच जाएगा? निखिल, मुझे तो लगता है कि विजय जी हमारे डिस्कशन में कहीं एकदम डिरेल हो गए हैं। विजय जी अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन अब ये है कि आप बीजेपी के साथ में जब कभी भी बात करते हैं तो ये आपका हक बनता है, आप अपने तर्क को रखिए। लेकिन हम पब्लिक ब्रॉडकास्टर हैं, ये फेक नैरेटिव आप बात करेंगे तो हम इसका काउंटर जरूर करेंगे। हम इसलिए काउंटर करेंगे कि जब आप यूपीए के दौर में सरकार आपकी थी 2013 तक में, शेयर मार्केट का, स्टॉक का, आप ये देखिए 25,000 का सेंसेक्स था। आज 10 साल में मोदी गवर्नमेंट में आप 75,000 का शेयर का आज का देखिए आज है जी। तो आप जब इस चीज़ को देखते हैं, इसको आप किस नैरेटिव से लाते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट है। कम से कम ये फेक न्यूज़ जब लाते हैं तो कम से कम इस बात को रखिए कि देश में जो चीज़ें हैं ये आपका भी उतना ही है जितना बीजेपी वाले का है। आप ये गलत नैरेटिव मत फैलाइए कि आपके ही नेता ने अभी वायनाड से नामांकन किया है, राहुल गांधी, जो एसएन सिंह कह रहे थे 4 करोड़ शेयर में उनका पैसा है, म्यूचुअल फंड है, अलग अलग नेशनल पॉलिसी सब है। तब जब इतने चीजें, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स हैं और स्मार्ट इन्वेस्टर बनके जब वो पैसा लगाते हैं मार्केट में तो डेफिनेटली उनको भरोसा है कि ये पैसा कमाएगा मार्केट में। आप झूठ बोल के यहाँ पे उसके साथ में चीटिंग कर रहे हैं लोगों को, ये नैरेटिव मत बोलिए। दूसरी बात, जब आप कह रहे थे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो सीधे सीधे हमारा डिस्कशन है कि रीजनल पार्टियों के दबाव में कांग्रेस क्यों आई है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, वो बीजेपी का विकल्प हो, ये देश के लोग सोच सकते हैं। लेकिन ये कभी नहीं देश के लोग सोच सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी दिल्ली की पार्टी बन के रह जाए और कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट लेना पड़े बिहार में, कांग्रेस पार्टी को डिक्टेट लेना पड़े महाराष्ट्र में, यूपी में, केरल में। हर जगह कांग्रेस पार्टी अगर डिक्टेट लेते हुए दिखेगी तो डेफिनेटली आप मानिए कि राष्ट्रीय पार्टी के रूप में उसका चरित्र गौण होगा। हम लोग जो डिस्कशन आज ये कर रहे थे कि आखिर ये पीएम मोदी का जो चैलेंज है, जिस चैलेंज को लेकर आज तमिलनाडु में उतरे हैं और वो किस तरह से डीएमके को एक तरह से चुनौती दे रहे हैं, उनके सारे जो नैरेटिव्स थे, उसके फिलॉसफी थे पार्टी के, उसको एकदम दरकिनार करवा रहे हैं लोगों के बीच में। तो ये मजबूती आज तक कांग्रेस क्यों नहीं ला पाई, ये हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है आज का कि आप सपा के साथ में जब हाथ मिलाते हैं तो आपको अभी भी व्यवस्था है कि अमेठी और रायबरेली की सीटें आपने छोड़ी हुई है कि किसको उतारेंगे, जबकि आपको सपा की तरफ से गारंटी है कि वो कैंडिडेट नहीं देना, तब भी आप नहीं दे पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति कांग्रेस की क्यों हुई है, ये विचार करने की चीज़ है। अब स्टॉक एक्सचेंज और ये सब चीज़ें आप कैसे बताएंगे जो देश अभी इकोनॉमी के रूप में देखिए दुनिया में उसका परचम लहरा रहा है। जी, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की ओर बढ़े हुए हैं हम लोग। फिलहाल इस चर्चा में आप सभी का बहुत शुक्रिया, एसएन सिंह जी, विजय जी और विनोद जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कल फिर एक नए विषय के साथ जुड़ेंगे। और किस तरह से सीबीआई अब संदेश खाली की घटना की विस्तृत जांच करेगी और एनआईए के जो अधिकारी हैं, जो उनके लोग हैं, उनके खिलाफ उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई है, उनकी गिरफ्तारी नहीं हो सकेगी, ये कहना है
कोलकाता हाई कोर्ट का। लेकिन रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारी पीढ़ी को तो वोट के बदले में धोखे ही मिले थे, और हमारी पीढ़ी को बस गरीबी हटाओ के नारे। पानी ढोती थी, इज्जत दांव पर लगाकर अंधेरे में शौच को जाती थी, धुएं में आंखें जलाती थी। और फिर हमें मिले मोदी जी कामदार। हमारा दर्द महसूस किया है मोदी